काली देवरानी की जालिम सास से अच्छी जेठानी। छी छी, कितनी घटिया सब्जी बनाई है। पूरी सब्जी में तेल ही तेल है और स्वाद तो बिल्कुल गायब हो गया है। कल्पना, अरियो कलमुही, कहाँ मर गई? जी माँ जी। ऐसे सब्जी बनाते हैं क्या? न स्वाद है और न कुछ, न तेरी शक्ल सूरत अच्छी और ना तुझे कोई ढंग का काम आता है। माँ जी, मैंने तो सब्जी ध्यान से बनाई थी। अगर ध्यान से बनाई थी तो उसमें स्वाद क्यों नहीं आ रहा है? इतनी तेज की भूख लगी थी, लेकिन तेरे हाथ का सड़ा हुआ खाना खाकर मेरी तो भूख ही मर गई। इतना कहकर परमा देवी अपनी बहू कल्पना को धक्का देकर खाने की प्लेट नीचे फेंककर गुस्से में वहां से चली जाती है। परमा देवी के जाते ही डाइनिंग टेबल पर बैठी उसकी बड़ी बहू मनीषा कल्पना के पास आती है। कल्पना, तुम ठीक तो हो ना? उठो। वो औरत कैसे ठीक हो सकती है जिसके साथ हर दिन उसकी सास जानवरों जैसा बर्ताव करे, वो भी सिर्फ उसके काले रंग की वजह से। कल्पना, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। माँ जी का ऐसा बर्ताव तुम्हारे साथ मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। लेकिन तुम परेशान मत हो, कभी न कभी तो माँ जी को उनकी गलती का एहसास होगा। इतना कहकर मनीषा कल्पना को उठने में मदद करती है। वहीं परमा देवी की फेंकी हुई प्लेट को उठाकर सफाई करने लगती है। ये आप क्या कर रही हैं? अगर माँ जी ने आपको मेरे होते हुए काम करते हुए देख लिया तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ साथ मैं भी इस घर की बहू हूँ, तो ये सारे काम की जिम्मेदारी मेरी भी हुई ना। एक बहू के लिए उसके ससुराल में उसके पति के बाद उसकी सास ही एक ऐसी इंसान होती है जिसके साथ वो सारा दुख दर्द बांट सकती है, क्योंकि सास के रूप में वो भी एक माँ ही होती है। लेकिन कल्पना के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। कल्पना के काले रंग की वजह से उसकी सास परमा देवी कभी उसका अत्याचार करने से रुकती नहीं, लेकिन वहीं कल्पना की जेठानी मनीषा हमेशा अपनी सास के पीठ पीछे कल्पना का ख्याल रखती और उसके कामों में मदद करती। बेचारी कल्पना को उसके ससुराल में उसकी जेठानी का ही इकलौता सहारा रह गया था। कल्पना बड़े ध्यान और आराम से अपनी सास की साड़ी को प्रेस करने लगती है कि तभी, अरे ये तो कुकर की सीटी है, मैं तो गैस बंद करना ही भूल गई थी। कल्पना कुकर की सीटी की आवाज सुनकर प्रेस साड़ी के ऊपर ही रखकर चली जाती है और जल्दी से जाकर गैस बंद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ साड़ी के ऊपर ज्यादा देर प्रेस रखे होने की वजह से साड़ी जल जाती है और उसमें से बदबू आने लगती है, जिसे सूंघकर परमा देवी वहां आ जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इसने मेरी पूरी की पूरी साड़ी जला दी। अब मैं क्या पहनूंगी? क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं? इस कलमुही को मैंने ये साड़ी प्रेस करने के लिए दी थी। कहा भी था कि साड़ी को कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन इसने जानबूझकर मेरी साड़ी जला दी। अब तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर परमा देवी गरम गरम प्रेस को उठाती है और सीधा किचन में जाते ही कल्पना के हाथ पर गरम प्रेस लगा देती है, जिससे कल्पना का हाथ जलने लगता है। माँ जी छोड़ दीजिए, हाँ मुझे मेरा हाथ छोड़ दीजिए, जल रहा है। आखिरकार मैंने किया क्या है? माँ जी क्या कर रही हैं? छोड़ दीजिए इसे। तू चुप कर मनीषा बहू, इसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। आज इसकी लापरवाही की वजह से मेरी 10,000 की साड़ी जल गई है। मैं जानती हूँ इसने ये जानबूझकर किया है। माँ जी, मैं गैस बंद करने के लिए आई थी, गलती से मैं आपकी साड़ी पर ही भूल गई थी। परमा देवी कल्पना की एक नहीं सुनती और वो प्रेस तब तक उसके हाथ पर रखती है जब तक कल्पना का हाथ जल नहीं जाता, जिसके बाद प्रेस फेंक कर गुस्से में परमा देवी वहां से चली जाती। जिसके बाद तुरंत मनीषा जल्दी से अपने कमरे में जाती है और दवाई लगाकर कल्पना के हाथ पर सहलाने लगती है। कल्पना, मुझे माफ कर देना। तुम्हारी जेठानी होते हुए भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रही हूँ। आप मुझसे क्यों माफी मांग रही हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सारा कसूर तो मेरा और मेरे इस काले रंग का है। अगर मैं भी आपकी तरह सुंदर होती और गोरी होती तो शायद माँ जी मेरे साथ ऐसा नहीं करती। कल्पना की बात सुन मनीषा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। कल्पना के साथ इतना सब कुछ होता देख मनीषा को भी अंदर ही अंदर बहुत दुख होता था, लेकिन मजबूर होने की वजह से मनीषा कल्पना की चाहकर भी ढंग से मदद नहीं कर पाती थी। तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू हम लोगों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाए। चुपचाप से जमीन पर बैठकर खाना खा, और तू ये खाना भी नहीं खाएगी। तेरे लिए मैंने किचन में सूखी रोटी रखी हुई है, तू वही खाएगी। तेरी वही औकात है। सुबह से शाम तक नौकरों की तरह काम करने के बावजूद भी कल्पना को ढंग से 2 रोटी नहीं मिल पाती थी।
बेचारी कल्पना आंखों में आंसू लिए किचन में जाती है और सूखी रोटी को खाने लगती है। तभी हाथों में खाने की थाली लिए मनीषा आती है। रुको कल्पना, तुम्हें ये सूखी रोटी खाने की जरूरत नहीं है। ये लो, जल्दी से इसे खा लो, वरना माँ जी देख लेंगी। भाभी, आप बार बार क्यों ये सब करती हैं? अगर किसी दिन माँ जी ने आपको मेरी मदद करते हुए देख लिया ना, तो घर में बवाल उठ जाएगा। बवाल उठना है तो उठने दो, लेकिन मेरे होते हुए मैं तुम्हें ये सूखी रोटी खाते हुए नहीं देख सकती। और देखो, मैं तुम्हारे लिए और क्या लाई हूँ, तुम्हारे मनपसंद बेसन के लड्डू। मुझे पता है तुम्हें बेसन के लड्डू बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने माँ जी से छुपाकर तुम्हारे लिए रखे थे। अपनी जिठानी के दिल में अपने लिए इतना प्यार देख कल्पना भावुक हो जाती है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है, लेकिन परमा देवी का बर्ताव अपनी बहू के प्रति बिल्कुल भी नहीं बदलता। और एक दिन, चाची चाची, मम्मी कहाँ है? मुझे बहुत भूख लगी है। उमंग बेटा, भाभी तो अभी किसी काम से बाहर गई हैं। तुम्हें भूख लगी है ना? तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। कल्पना जल्दी से प्लेट में खाना डालती है और उमंग को टेबल पर बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाती है कि तभी वहां परमा देवी आ जाती है और अपनी काली बहू को अपने पोते को खाना खिलाता देख गुस्से में कल्पना को थप्पड़ मार देती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते को अपने काले और मनहूस हाथों से खाना खिलाने की? अब मुझे मेरे पोते की नजर उतारनी होगी। न जाने क्या जादू करके तूने खिला दिया है मेरे पोते को खाना। खुद तो कभी माँ बन नहीं सकी और मेरे पोते पर अपनी बुरी नजर डाल रही है, पांच कहीं की। एक औरत के लिए बांझ से बुरा शब्द कोई और नहीं हो सकता। अपनी सास के मुंह से अपने लिए बांझ शब्द सुनना कल्पना के लिए बर्दाश्त करने से बाहर था। वो मनीषा भी अपनी सास की बात सुन लेती है। मुझे लगता था कि समय बीतने के साथ साथ माँ जी का बर्ताव ठीक हो जाएगा, लेकिन माँ जी काले और गोरे रंग के भेदभाव के चक्कर में इंसानियत को भूल ही गई हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं ये करना तो नहीं चाहती, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इतना कहकर मनीषा सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है और वहां से चली जाती है। परमा देवी जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरती है तो तेल पर पैर रखते ही फिसल जाती है, जिससे उसके पैर और कमर में मोच आ जाती है। आए मेरी कमर। मनीषा बहू, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी के लिए ले आ। मेरी दवाई खाने का समय हो गया है। माँ जी, मुझे क्या आपने अपनी कल्पना बहू समझ रखा है, जो आपके इशारों पर इधर से उधर नाचती फिरूंगी? अपने काम खुद करिए, समझी? मैं आपकी कोई नौकरानी नहीं हूँ। मनीषा बहू। क्या मनीषा बहू? मैं तो चली अपने मायके। अपनी ये सारे फालतू काम अपनी छोटी बहू से करवाना। मुझ पर हुक्म चलाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर मनीषा वहां से चली जाती है। माँ जी, ये लीजिए, मैं आपके लिए गर्म पानी लाई हूँ। साथ ही साथ मैंने आपके लिए खिचड़ी भी बनाई है। डॉक्टर ने ऐसी हालत में आपको मसाले वाली चीज खाने से मना किया है। खिचड़ी खाकर दवाई खा लीजिएगा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। अपनी सास के ठीक होने तक कल्पना अपनी सास का खुद से ज्यादा ध्यान रखती है। समय पर दवाई देना, खाना देना और अपनी सास की हर जरूरत को पूरा करना। परमा देवी ने आज तक कभी जिस बहू से प्यार से बात नहीं की थी, उसी बहू की वजह से ही परमा देवी समय से पहले ठीक हो गई थी, जिसके साथ अब उसे उसकी गलतियों का भी एहसास हो गया था। मैंने हमेशा तेरे काले रंग की वजह से तुझसे नफरत की, अत्याचार करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद तूने मेरा कभी ख्याल रखना बंद नहीं किया। जिस बहू से मैं हमेशा नफरत की, आखिर में उसी बहू ने मेरा ख्याल रखा। मुझे माफ कर देना। माँ जी, आप क्या कर रही हैं? मुझसे माफी मांगकर आप मुझे पाप की भागीदार बना रही हैं। कल्पना की बात सुन परमा देवी रोते हुए अपनी बहू के गले लग जाती है कि तभी वहां मनीषा आ जाती है। चलो, आखिरकार सब कुछ ठीक हो ही गया। मनीषा बहू, तू तो अपने मायके गई थी ना, तो तू यहाँ क्या कर रही है? माँ जी, ये सब मेरा ही प्लान था। मैंने जो किया वो सही नहीं था, लेकिन आपके मन से गोरे और काले रंग का भेदभाव खत्म करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। शायद जो तूने किया वो सही किया। अगर तू ये सब नहीं करती तो मैं कभी भी कल्पना बहू की अच्छाई को नहीं जान पाती। आज से मैं कभी भी काले गोरे रंग में भेदभाव नहीं करूंगी। आज से तुम दोनों बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह हो। मनीषा की वजह से परमा देवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब परमा देवी अपनी दोनों बहू को बिल्कुल अपने बेटों की तरह ही प्यार करती है, जिसके चलते कल्पना को अब सारी खुशियां मिलती हैं।